नमस्कार दोस्तों। 22 अप्रैल को जब पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा पहलगाम में लोगों के धर्म को पूछ कर मारा जा रहा था ताकि हमारे देश के अंदर अराजकता का माहौल क्रिएट हो, लेकिन इसका जस्ट उल्टा हुआ और पाकिस्तान के खिलाफ में हमारे देश के अंदर अलग अलग जगहों पर रैलियां निकलने लगी और पाकिस्तान के खिलाफ शो होने लगे और पाकिस्तान के झंडा को जलाना शुरू कर दिया गया ताकि पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो कि इंडिया में रहने वाला कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, वो पूरी तरह से इंडिया के साथ है। लेकिन इस घटना के दौरान जब आतंकी वहां के लोगों को मार रहे थे तो वहां की औरतें बोल रही थी कि आप मुझे भी मार दो। तो इसके ऊपर आतंकियों ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम जाओ और मोदी जी को बोलो। हमने मोदी जी को बोला है और इसी का रिजल्ट है आज ऑपरेशन सिंदूर। जिस प्रकार आतंकियों ने हमारे देश की औरतों की मांग को उजाड़ा था, उसी प्रकार हमारे देश की आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को उजाड़ करके उन्हें खून से लाल कर दिया। ऑपरेशन के बाद हमारे देश की आर्म फोर्सेस मीडिया के सामने आई और इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी और इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने वाली थी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वामिका सिंह, जिन्होंने पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानियां सुनाई। कर्नल सोफिया कुरैशी जो एक इंडियन थर्ड सेना के ऑफिसर हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी का रिश्ता आर्मी के साथ कई पीढ़ियों से है। इनके पिता भी आर्मी में थे और इनके दादा भी आर्मी में थे और इनके पति भी आज आर्मी के पार्ट हैं। विंग कमांडर वामिका सिंह हेलीकॉप्टर पायलट हैं, जिन्होंने कई सारे चुनौतीपूर्ण इलाकों में अपनी उड़ानें भरी हैं। इससे तो साफ हो गया है कि जिस देश में स्त्री को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, अगर उस देश में अगर हमला होता है तो वहां की स्त्री चाहे किसी भी मजहब की हो, किसी भी धर्म की हो, वो अपने दुश्मन को मारने के लिए, उन्हें नष्ट करने के लिए माँ दुर्गा का रूप ले सकती है। एक्चुअली पाकिस्तान में इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस ने बोला है कि उन्होंने कुछ इंडियन जेट्स को मार गिराया है। यहाँ से एक बात समझ नहीं आती है कि जब इंडिया से कोई फ्लाइट पाकिस्तान के में गया ही नहीं तो उन्होंने किस जेट को मार गिराया। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल का उपयोग किया है और शॉर्ट रेंज मिसाइल का उपयोग किया है। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए एक प्रिसीजन मिसाइल का उपयोग किया है, जिसमें हैमर और स्काल्प है। हैमर एक बॉम्बर है जो अपने एक पिन पॉइंट के लिए फेमस है, जो एक लेजर गाइडेड है। अगर इसके द्वारा अगर किसी भी लोकेशन को अगर जीपीएस में फिट कर दिया जाए तो ये हैमर बॉम्बर उस लोकेशन को जा करके पूरी तरह से नष्ट कर देगा। मतलब साफ है कि हैमर एक हाईली प्रिसाइजिंग मिसाइल है जिससे बचना असंभव है। अगर हम एस्कॉल की बात करें तो एस्कॉल को स्टॉर्म शैडो कहा जाता है, जो एक लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल है। स्कैल्प की रेंज 500 किलोमीटर तक की रेंज की होती है और स्कैल्प भी एक लेजर गाइडेड मिसाइल है। मतलब स्कैल्प में भी एक लेजर गाइडेंस लगा हुआ होता है, जिसकी हेल्प से ये किसी भी ठिकाने को नष्ट कर सकता है। ये दोनों ऐसी मिसाइलें हैं जो किसी भी ठिकाने को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। इन्हीं मिसाइलों की हेल्प से पाकिस्तान के लगभग 9 आतंकी संगठनों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिसमें जैश ए मोहम्मद का ठिकाना था, लश्कर ए तैयबा का ठिकाना था और इन्हीं समेत 9 आतंकी संगठनों का नाम इसमें शामिल है। एक्चुअली इस हमले के बाद मसूद अजहर, जो आतंकियों का आका माना जाता है, उन्होंने कहा है कि उनके परिवार से लगभग 14 लोगों की मौत हो गई है। ये हमें इस बात का अफसोस है कि वो जिंदा बच गया है। एक्चुअली इस हमले से पहले पूरे देश में मॉक ड्रिल की बातें हो रही थी कि 7 मई को पूरे देश में मॉक ड्रिल होगा। मतलब लोगों को सावधान किया जाएगा कि हमारे देश के ऊपर हमला होता है तो लोग कैसे बचे, कैसे सावधान हो। और इसी मॉक ड्रिल का इंतजार शायद पाकिस्तान भी कर रहा था ताकि वो भी देखे कि इंडिया में किस तरह का मॉक ड्रिल होता है। कि पाकिस्तान को क्या पता कि मॉक ड्रिल के नाम पर उसके देश में रियल में ही हमला हो जाएगा। मतलब पाकिस्तान को दिखा रहा था कि हमारे देश में मॉक ड्रिल होने वाला है, जिससे पाकिस्तान का पूरा ध्यान उस मॉक ड्रिल पर था। वो अपने देश के डिफेंस को समझ नहीं पाया था और मॉक ड्रिल के नाम पर उसके देश में एक रियल ड्रिल और रियल अटैक हो गया, जिससे पूरा पाकिस्तान आज सदमे में है। एक्चुअली पाकिस्तान के ऊपर हमला शुरू होना 22 अप्रैल के बाद से हो गया था, जिस दिन पहलगाम में हमला हुआ था, और उसी के नेक्स्ट दिन इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को ब्रेक कर दिया था। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया से जाने वाला पानी जो पाकिस्तान जा रहा था, उस पानी को रोक दिया गया, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट पाकिस्तान के फार्मर्स पर होने वाला है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट पाकिस्तान का ड्रिंकिंग सोर्सेस वाटर पर होने वाला है और वहां के एग्रीकल्चर लैंड पर होने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान का लगभग 37% से अधिक लैंड जो इसी पानी पर डिपेंड करता है, वो सारा लैंड अब बंजर भूमि बन जाएगा, जिसका हमला डायरेक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पर होगा। और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने जितने भी पाकिस्तानी हमारे देश में रह रहे थे, उनका वीजा को कैंसिल कर दिया
ताकि वो हमारे देश को तुरंत ही छोड़ के चली जाए। इन सब कदमों से तो ये साफ हो गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब किसी तरह का रिश्ता नहीं रह गया है, चाहे वो डिप्लोमेटिक रिश्ते हो या फिर पॉलिटिकल रिश्ते हो। अब भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसे कोई भी रिश्ते नहीं होने वाली है। मतलब इंडिया ने पाकिस्तान के साथ अपने सभी रिश्तों को ब्रेक कर चुका है। मतलब साफ है कि इंडिया कुछ भी कर सकता है, लेकिन आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर प्रेजेंट में पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान का हालात क्या है, आज पाकिस्तान जो दुनिया के सामने फंड्स को लेकर के भीख मांगना चल रहा है, मुझे फंड्स दे दीजिए ताकि हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। आज पाकिस्तान में महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है और जिसका डायरेक्ट इफेक्ट वहां की पब्लिक पर पड़ रही है। और आज पाकिस्तान में गृह युद्ध का माहौल क्रिएट हो गया है। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का मेजर एरिया को होल्ड करता है, वो पाकिस्तान के बनने से, मतलब जब पाकिस्तान 1947 में बना था, उस समय से लेकर आज तक वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है। पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके ऊपर जाते हैं और हमले करते हैं और उनके साथ अत्याचार करते हैं, जिसके चलते वहां के लोग, बलूचिस्तान के लोग अपने देश की आजादी के लिए, अपना एक अलग सा देश बनाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी के साथ हमेशा लड़ती आ रही है। हाल ही में एक घटना हुआ था जिसमें बलूचिस्तान के कुछ लोगों ने पाकिस्तान के एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। मतलब ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई कैसे कोई 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 ट्रेन को हाईजैक कैसे कर सकता है। यहाँ तो समझ में आती है कि भाई बस फ्लाइट वगैरह हाईजैक किया जा सकता है क्योंकि उसके अंदर कुछ ही पैसेंजर होते हैं, 100-150, लेकिन एक ट्रेन के अंदर जहाँ हजारों पैसेंजर प्रेजेंट है, उसे कैसे कंट्रोल कर सकता है कोई इंसान। एक्चुअली इस हाईजैक में कई पब्लिक भी मारे गए, कई पाकिस्तानी आर्मी के भी लोग मारे गए, कई बलूचिस्तान के भी लोग मारे गए। पूरी दुनिया इस बात का सवाल उठा रही है कि जिससे एक ट्रेन नहीं संभल रहा है और वो पूरा देश को क्या संभालेगा। दूसरी ओर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो इंडियन कश्मीर को डेवलपमेंट को देख करके उसके भी मन में ये भाव आ रहा है कि काश हम भी इंडिया में होते। मतलब आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का अब शायद 3 टुकड़ा होने वाला है। एक पाकिस्तान जो है वो है ही, उसके बाद उसका दूसरा पार्ट जो बलूचिस्तान जो अलग होने के लिए कब से लड़ रहा है, और दूसरा पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो बात कर रहा है कि अब हमें भी इंडिया का पार्ट बनना है। मतलब अब पाकिस्तान अगर चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकता। जब किसी देश का पब्लिक ही उस देश के खिलाफ खड़ा हो तो कोई भी देश क्या कर सकता है। एक्चुअली पाकिस्तान कोई एक देश है ही नहीं। पाकिस्तान की पब्लिक अलग है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट अलग है और पाकिस्तान की आर्मी अलग है। मतलब पाकिस्तान की आर्मी एक एकलौती ऐसी आर्मी है जो दुनिया का सारा काम करती है, चाहे वो बिजनेस काम पर, चाहे वो बिजनेस हो या फिर मार्केटिंग हो या कुछ भी हो। मतलब वो हर एक सामान बेचती है, एक सुई से लेकर गन तक वही बेचती है। मतलब अगर आपको आलू भी खरीदना हो तो आप पाकिस्तानी आर्मी से आप आलू का डील कर सकते हैं। अगर रियल में पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर अभी बलूचिस्तान जो अपना आजादी को लेकर के बातें कर रहा है, पीओके जो इंडिया में शामिल होना चाह रहा है, यहाँ से तो साफ है कि पाकिस्तान अभी प्रेग्नेंट है। और हो ना हो ये बहुत जल्द न्यूज आए कि बधाई हो, बलूचिस्तान हुआ है और पीओके इंडिया का पार्ट बन गया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपने मेरा कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।